नमस्कार। आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रूल बुक यानी कि उसके संविधान के पन्ने पलटने वाले हैं। ये एक तरह से वो यूजर गाइड है जो बताती है कि इंडिया, हमारा देश, आखिर चलता कैसे है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक देश बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है, कुछ सड़कें हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, या फिर ये लोग हैं? वो कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति है, वो कौन सा धागा है जो करोड़ों लोगों को एक साथ एक पहचान में बांध कर रखता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक किताब में है, भारत का संविधान। और हाँ, ये सिर्फ एक किताब है, लेकिन इसे महज कागज का पुलिंदा मत समझिएगा। ये हमारे देश का मास्टर प्लान है। कह सकते हैं कि ये वो सोर्स कोड है जिस पर पूरा देश चलता है। यही किताब बताती है कि भारत क्या है, भारतीय कौन है और ये सरकार की पूरी मशीनरी काम कैसे करेगी। तो सबसे पहले ये किताब दो सबसे बुनियादी सवालों के जवाब देती है। पहला, भारत की सरहदें कहाँ तक हैं, और दूसरा, इन सरहदों के अंदर रहने वाले लोग कौन हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, संविधान का पहला आर्टिकल ही एक बहुत बड़ी बात कहता है। वो कहता है कि भारत एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी राज्य, चाहे वो कोई भी हो, अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता। ये देश हमेशा एक रहेगा, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। जहां देश को तोड़ा नहीं जा सकता, वहीं देश के अंदर का नक्शा बदला जा सकता है। मतलब आर्टिकल 3 हमारी संसद को यह जबरदस्त पावर देता है कि वो नए राज्य बना सकती है, किसी राज्य की सीमाएं बदल सकती है, यहां तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। तो एक तरफ मजबूती है और दूसरी तरफ लचीलापन। ठीक है, तो हमने देश की जमीन की बात तो कर ली, लेकिन इस जमीन पर रहने वाले लोग कौन हैं? किसे हम भारतीय कहेंगे? इस बड़े सवाल का जवाब संविधान के दूसरे हिस्से में मिलता है, जो बात करता है नागरिकता की। तो जब संविधान बना, तब कुछ सीधे साधे नियम बनाए गए, जैसे कि जो भारत में पैदा हुआ या जिसके माता पिता यहां पैदा हुए, या जो संविधान लागू होने से ठीक पहले से यहां रह रहा था, वो भारत का नागरिक माना गया। बंटवारे की वजह से जो लोग पाकिस्तान से आए, उनके लिए भी खास इंतजाम किए गए। और भविष्य के लिए ये तय हुआ कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज भी खूब चर्चा होती है। और एक बात शुरू से ही शीशे की तरह साफ थी, वो ये कि भारत में दोहरी नागरिकता यानी ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होगी। आर्टिकल 9 साफ कहता है कि अगर कोई भारतीय अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी वक्त खत्म हो जाएगी। अब हम इस यूजर गाइड के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, मतलब इसके दिल पर। यह वो हिस्सा है जो बताता है कि सरकार और एक आम नागरिक के बीच रिश्ता कैसा होगा। ये वो हिस्सा है जो हर नागरिक को ताकत देता है, हमारे अधिकार और कर्तव्य। और इस हिस्से की अहमियत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि संविधान बनाने वालों में से एक डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमारे बाकी सभी मौलिक अधिकारों को असली ताकत देता है। ये वो चाबी है जिससे अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे वादे रह जाते। संविधान का पार्ट 3 हमें 6 मौलिक अधिकारों का एक कवच देता है। इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार की ताकत पर लगाई गई लक्ष्मण रेखा है। ये अधिकार पक्का करते हैं कि हर नागरिक इज्जत और आज़ादी के साथ जी सके, और ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये पक्की गारंटी है। और यहीं पर संविधान का डिजाइन बहुत खूबसूरत हो जाता है। ये गारंटी और लक्ष्यों के बीच एक साफ फर्क करता है। देखिए, पार्ट 3 में जो मौलिक अधिकार हैं वो आपका कानूनी हक हैं। अगर वो न मिले तो अदालत का दरवाजा खुला है। लेकिन पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि सरकार के लिए निर्देश। ये एक तरह से सरकार के लिए रोड मैप है कि देश को कैसा बनाना है, एक अच्छा समाज कैसे बनाना है। ये लक्ष्य है, लेकिन आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन बात सिर्फ अधिकारों पर ही खत्म नहीं होती। 1976 में संविधान में एक नया चैप्टर जुड़ा गया, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमें याद दिलाता है कि नागरिक होने का रिश्ता एक 2 वे स्ट्रीट है। अगर हमें अधिकार मिले हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, देश की एकता को बनाए रखना और आपस में भाईचारा बढ़ाना। तो अधिकार और कर्तव्य तो समझ लिए, अब देखते हैं कि ये किताब देश को चलाने वाली मशीनरी यानी सरकार को कैसे बनाती है। संविधान बनाने वाले बहुत समझदार थे।
उन्होंने ये पक्का किया कि सारी ताकत किसी एक के हाथ में ना चली जाए। इसलिए सरकार की ताकत को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो कानूनों का सही मतलब बताती है। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। अब अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसके मुखिया तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वो देश के सेरेमोनियल हेड हैं। असली पावर मतलब रोजमर्रा के फैसले लेने की ताकत प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कैबिनेट सीधे लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति। फिर आती है हमारी कानून बनाने वाली फैक्ट्री यानी संसद। इसके 2 हिस्से हैं। एक है लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल, जहां सांसद सीधे जनता द्वारा चुनकर आते हैं। और दूसरा है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। कोई भी बिल, कानून तब बनता है जब वो आमतौर पर इन दोनों सदनों से पास हो जाए। और आखिर में आता है सिस्टम का फाइनल अंपायर, हमारी न्यायपालिका, जिसके टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट। इसे संविधान का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ कोई भी फैसला पूरे देश का कानून बन जाता है और वो हर किसी पर लागू होता है। अब एक बहुत जरूरी बात, हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बनाने वालों ने इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह बनाया था, जो वक्त और जरूरतों के हिसाब से बदल सके, विकसित हो सके। तो सवाल ये है कि ये बदलता कैसे है। इसके लिए है आर्टिकल 368, जो इसे बदलने के तरीके बताता है। देखिए, कुछ छोटे मोटे बदलाव जैसे किसी राज्य की सीमा बदलना, वो तो संसद में साधारण बहुमत से हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर बड़े बदलावों के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी संसद में 2/3 वोटों की जरूरत पड़ती है। और अगर कोई ऐसा बदलाव करना हो जिससे केंद्र और राज्यों के रिश्ते पर असर पड़े, तो संसद की मंजूरी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी लेनी पड़ती है। लेकिन इस बदलने की ताकत पर भी एक लगाम है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। इसका मतलब यह है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। आप घर की दीवारों का रंग बदल सकते हैं, कमरे बना सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को ही नहीं तोड़ सकते। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ये सब उस नींव का हिस्सा हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये संविधान सिर्फ वकीलों और नेताओं के लिए लिखी गई कोई किताब नहीं है। ये हर भारतीय नागरिक को दी गई एक ताकत है, एक जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? इसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। इसका जवाब हम सबको मिलकर देना है।